मैं डॉक्टर चंद्रकला, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना में बीए पार्ट सेकंड के समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करती हूँ। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके मध्य उपस्थित हुए हैं, उस टॉपिक का नाम है हरित क्रांति तथा उसका प्रभाव, ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम हरित क्रांति का अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हरित क्रांति से आशय छठे दशक के मध्य कृषि उत्पादन में हुई उस भारी वृद्धि से है, जो कुछ थोड़े से समय में उन्नत बीजों, रासायनिक खादों एवं नवीन तकनीकों के फलस्वरूप हुई है। अन्य शब्दों में कहें तो ये इस प्रकार है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई थी। चूँकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीक एकाएक आई, इसीलिए इसका विस्तार हुआ और थोड़े समय में ही इसने इतने आश्चर्यजनक परिणाम दिए हैं कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रांति की संज्ञा इसलिए भी दी गई है क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी है। अब चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से लेकर के अब तक के बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष माने जाते हैं। 1960 से 70 के दशक के मध्य के पश्चात भारत में पारंपरिक कृषि व्यवहारों का प्रतिस्थापन आधुनिक तकनीकी एवं फार्म व्यवहारों से किया गया है। पारंपरिक कृषि देसी आगतों पर निर्भर करती है। इसमें कार्बनिक खादों, साधारण हलों और अन्य पारंपरिक पुराने कृषि औजारों एवं बैलों का प्रयोग होता था। इसके विपरीत आधुनिक कृषि तकनीक में रासायनिक और उर्वरकों, कीटनाशकों, उन्नत बीजों, कृषि मशीनरी, विस्तृत सिंचाई, डीजल एवं विद्युत शक्ति आदि का प्रयोग शामिल है। 1966 के पश्चात देश में आधुनिक कृषि आगतों के प्रयोग में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है। इसी दौरान पारंपरिक आगतों के प्रयोग में प्रतिवर्ष 1% की वृद्धि हुई है। यह सरकार की सुनिश्चित कृषि नीति का ही परिणाम है। इस तरह कृषि विकास के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम चतुर्थ योजना के प्रारंभ में हरित क्रांति के नाम से उठाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न उत्पादन आश्चर्यजनक गति से बढ़ा और कृषि क्षेत्र में फैली निराशा का अंत हुआ तथा अनिश्चितता समाप्त हो गई। कृषि की नई विकास विधि का स्वरूप क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कृषि की इस नई विकास विधि अथवा कृषि विकास की नवीन रणनीति का प्रयोग सबसे पहले 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से देश के चुने गए 7 जिलों में एक मार्गदर्शक परियोजना के रूप में किया गया, जिसे बाद में अन्य जिलों में भी लागू कर दिया गया। इस विकास विधि का मूल उद्देश्य भारतीय कृषि में तकनीकी क्रांति लाकर अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना था तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करना था। इसके अंतर्गत किसानों को ऋण, बीज, खाद, कृषि यंत्र, उपकरण आदि उपलब्ध कराना एवं केंद्रित प्रयासों द्वारा दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन कृषि ढांचा तैयार करना आदि शामिल था। यद्यपि इन प्रयासों की सफलता भिन्न भिन्न जिलों में भिन्न थी, फिर भी इनके द्वारा एक मुश्त कार्यक्रम और संकेंद्रित क्रियाओं के लाभों का प्रदर्शन हुआ। कार्यक्रम के जो प्रमुख अंग क्या हैं, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। इस
कार्यक्रम अथवा नीति के जो प्रमुख अंग हैं उनमें है रासायनिक खाद एवं कीटनाशक दवाओं के साथ ऊंची उपज वाले बीजों का प्रयोग। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के साथ ऊंची उपज वाले बीजों का प्रयोग, बहुफसलीय कार्यक्रम, आधुनिक कृषि यंत्र एवं उपकरणों का प्रयोग, सिंचाई की व्यवस्था, जल निकास का उचित प्रबंध, सूखे क्षेत्रों का क्रमबद्ध विकास इत्यादि। अन्य शब्दों में कहें तो ऊंची उपज वाले बीजों का प्रयोग। ठीक, रासायनिक खादों के साथ अन्य आवश्यक कृषि आगत हरित क्रांति के मूल अंग कहे जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया अर्थ, मैंने आपको बताया कार्यक्रम के मुख्य अंग, मैंने आपको बताया कार्यक्रम का स्वरूप। चलिए, अब ये प्रोग्राम चला और क्रियान्वयन इसकी अच्छे तरीके से हुआ। और जब कोई भी योजना बनती है और उसका क्रियान्वयन सही तरीके से होता है तो 100% उसकी उपलब्धियां भी हमारे हाथ आती हैं। इसी तरह से हरित क्रांति की जो उपलब्धियां हैं उन पर अब दृष्टिपात करते हैं। तो इनमें जो चीज़ें हैं, जो उनमें से कुछ मुख्य मैं आपके समक्ष रखती हूँ, जिसमें देखिए, कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो ये तो मैंने आपको हरित क्रांति के अंग के रूप में ही आपको अच्छे से बता दिया था कि इसमें नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक जो हैं उनके उपभोग की मात्रा में तेज़ी से वृद्धि हुई है। 1960-61 में रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्रति हेक्टेयर 2 किलोग्राम होता था, जो 2011 और 12 में बढ़कर के लगभग 144.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार 1960-61 में देश में रासायनिक खादों की कुल खपत 2.92 लाख टन थी, जो बढ़कर के 2011 और 12 में 277.39 लाख टन हो गई। तो इस तरह से मैंने आपको बताया रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अब दूसरा देखते हैं, उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि। देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा है तथा बीजों की नई नई किस्में खोज ली गई हैं। अभी तक अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, ज्वार जैसी फसलों पर लागू किया गया था, परंतु गेहूं में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। नई विकास विधि के अंतर्गत 2012 और 13 में 328.6 लाख कुंटल प्रमाणित बीज वितरित किए गए हैं। चलिए, अब तीसरा देखते हैं, सिंचाई सुविधाओं का विकास। नई विकास विधि के अंतर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया है। 1951 में देश में कुल सिंचाई की क्षमता 223 लाख हेक्टेयर थी, जो बढ़कर के 2009 और 10 में 1082 लाख हेक्टेयर हो गई। तो इस तरह से नो डाउट सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। और नेक्स्ट में देखते हैं, पौध संरक्षण। नवीन कृषि विकास विधि के अंतर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत खरपतवार एवं कीट नाश करने के लिए दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है तथा टिड्डी दल पर नियंत्रण करने का भी प्रयास किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाकर लाभ प्राप्त करना होता है। अन्य शब्दों में कहें तो भूमि की जो उत्पादन शक्ति है उसको नष्ट किए बिना भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफसली कार्यक्रम कहलाता है। वर्तमान समय में भारत की कुल सिंचित भूमि 65% भाग पर ये लागू है। अब चलते हैं नेक्स्ट में और टॉपिक देखते हैं उपलब्धियों में। 6 नंबर का टॉपिक है ये, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। नई कृषि विकास विधि एवं हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर हैं, हार्वेस्टर हैं, बुलडोज़र हैं, डीजल और बिजली के पंप सेट हैं, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार कृषि में पशुओं अथवा मानव जाति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग और उत्पादकता में बहुत वृद्धि हुई है। नेक्स्ट में देखते हैं, कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना। कृषकों में व्यवसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के लिए
देश में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर इनसे सेवा केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता दिलाई जाती है। अब तक देश में कुल 1146 कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट में देखते हैं, कृषि उद्योग निगम। सरकारी नीति के अंतर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण और मशीनरी की पूर्ति तथा उपज के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहन देना होता है। इसके लिए यह निगम क्रय पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पंप सेट, अन्य मशीनरी वितरित करता है, उपलब्ध कराता है। तो ये भी एक इस क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट में देखते हैं, कृषि विकास के लिए विभिन्न निगमों की स्थापना। हरित क्रांति की प्रगति मुख्यतः अधिक उपज देने वाली किस्मों एवं उत्तम सुधरे हुए बीजों पर निर्भर करती है। इसके लिए देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किए गए हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। 1963 में ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई है। इसी तरह के अन्य भी जैसे नेफेड है और भी वितरण एवं कृषि से संबंधित चुनिंदा वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य करता है ये। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि वित्त के कार्य के हेतु की गई है। तो इस तरह से ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट में देखिए, मृदा परीक्षण। मृदा परीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कौन सा वाला बीज ज़्यादा सफल रहेगा। और इस तरह वर्तमान में इन सरकारी प्रयोगशालाओं में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख नमूनों का परीक्षण किया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। नेक्स्ट में देखिए, भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकने तथा उबड़ खाबड़ भूमि को समतल बना करके कृषि योग्य बनाने का कार्य किया जाता है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में बहुत तेज़ी से लागू किया गया है। कृषि शिक्षण एवं अनुसंधान। तो इसमें देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष स्वायत्त संस्था है, जिसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया एक पार्ट हरित क्रांति की उपलब्धियां, जिसमें था कृषि में तकनीकी एवं संस्थागत सुधार। अब दूसरा पार्ट है, उस पर चर्चा करेंगे हम कल। अगर इस पार्ट में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आकर के भी मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर भी आप अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं। मेरा प्रयास होगा मैं जल्दी से जल्दी आपको वह समाधान दे सकूं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति की उपलब्धियां में बी पार्ट, कृषि उत्पादन में सुधार किस तरह से हुआ है, इस पर कल हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।